तो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे MBBS में डीसी। और आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। तो आइए देखते हैं कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में हमारी क्या पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व होती है और उसके फंडस फाइंडिंग्स को हम समझते हैं। तो आइए, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, तो इसमें क्या होता है। इट इज़ सिंपली, अगर सिंपल भाषा में इसको हम कहें तो इट इज़ इस्कीमिया ऑफ द इनर 6 लेयर्स ऑफ रेटिना। ठीक है, या फिर अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन के सेंस में जानना है तो आप कह सकते हैं इट इज़ अब्रप्ट डायमिनेशन ऑफ द फ्लो थ्रू द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी सीवियर इनफ टू कॉज द इस्कीमिया ऑफ द इनर रेटिना। तो आइए देखते हैं अब इसमें क्या होता है। ये रेटिना के बाहर के 4 लेयर्स हो गए और ये अंदर के 6 लेयर्स हो गए। तो इसमें अंदर के जो 6 लेयर्स होते हैं उसका इस्कीमिया हो जाता है, जिसको हमारा सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से सप्लाइड होता है, और बाहर वाला हमारा कोरोइडल आर्टरी से सप्लाइड होता है। तो अंदर वाला जो 6 लेयर्स हैं वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से सप्लाई होता है, जो कि एक ब्रांच है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी का, जो कि खुद में ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे अंदर के 6 लेयर्स का इस्कीमिया हो जाता है। अब पेशेंट जनरली प्रेजेंट कैसे करता है? पेशेंट हमारा जनरली प्रेजेंट करता है, बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है, जो सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है, जो कि एक्यूटली ओवर अ स्पैन ऑफ फ्यू सेकंड्स, कुछ ही सेकंड के अंदर पेशेंट के अंदर सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, इट्स नॉट पेनफुल, इट्स पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है। ठीक है, तो आइए, जब सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा साइंस है। तो साइंस हमारा सबसे पहला साइन है जो फ्रॉम काउंटिंग फिंगर्स टू लाइट परसेप्शन एट टाइम ऑफ इनिशियल प्रेजेंटेशन, ये हमारा विजुअल एक्टिविटी वगैरह इसमें डिक्रीज़ हो जाती है। बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो। जो इम्पॉर्टेंट है वो है RAPD, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। ये जनरली बायलैटरल केस में नहीं होता है, ये आपका यूनिलैटरल केस में ही होता है, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। इसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल होता है शुरू के टाइम में, बट बाद के टाइम में थोड़ा बढ़ भी जाता है। वो उतना सिग्निफिकेंट फाइंडिंग शुरुआत में नहीं होती है IOP। जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा फंडस चेंजेस। इसके फंडस चेंजेस में हमारे क्या है, रेटिनल आर्टरी एटेनुएशन। इसका मतलब है जो हमारी रेटिनल आर्टरी है वो पतली हो जाती है। उसके बाद मिल्की वाइट रेटिना। मिल्की वाइट रेटिना क्यों होता है? क्योंकि जो इडीमा होता है हमारा, उसके वजह से मिल्की वाइट रेटिना हो जाती है। तीसरा है हमारा चेरी रेड स्पॉट्स एट फोवियोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि चेरी रेड स्पॉट जो हमारा दिखता है। और चौथा है कैटल ट्रैकिंग। कैटल ट्रैकिंग आपका उसके जो वेसल्स होते हैं उसकी कैटल ट्रैकिंग होती है, आर्टरी और वेन्स दोनों की कैटल ट्रैकिंग होती है। बेसिकली इसमें स्टैग्नेशन हो जाती है हमारी ब्लड कॉलम की। और लास्ट है हॉलन-हॉस प्लाक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई होता है। ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है नीट में भी कि हॉलन-हॉस प्लाक्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है। इट इज़ जस्ट अ कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई। तो आइए अब हम इसको फंडस के पिक्चर्स में समझते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल चेरी रेड स्पॉट। चेरी रेड स्पॉट हमारा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली चेरी रेड स्पॉट आपका है, ये हमको पीछे कोरॉइड का कलर दिखता है, जो कि नॉर्मल में रेडिश या पिंकिश कह सकते हैं, बेसिकली रेडिश होता है। यहाँ पे जो है हमारा है, बाकी सारे रेटिना में आपका जो गैंग्लियन सेल लेयर है वो सबकी एक्सोप्लाज्मिक स्टेसिस के वजह से स्कीमिया हो जाती है, बट इस पार्ट में नहीं होती है, जो कि ये हमारा फोवियोला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा गैंग्लियन सेल लेयर नहीं होता, तो यहाँ पे स्टेसिस नहीं है। तो बाकी सब में आपका हमने पढ़ा कि मिल्की वाइट रेटिना हो जाती है, बट इस जगह पे चूँकि नहीं होती है तो इसीलिए हमारा ये इसमें कोरॉइड का कलर दिखता है, और जो कि चेरी रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है इस साइन को। दूसरा है कैटल ट्रैकिंग ऑफ RBCs। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टैग्नेशन ऑफ RBCs हो जाते हैं उसमें। हाँ, अब क्या है, अब हम एक और क्वेश्चन आता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ चेरी रेड स्पॉट क्या है। तो एक साथ में ये भी क्वेश्चन था, ये भी साथ में हम कर लेते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं चेरी रेड स्पॉट के? पहला है हमारा सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, दूसरा है ट्रॉमा। हाँ, ये हमारे 2 कॉजेज़ हो गए। अब आगे के कॉजेज़ ये स्टोरेज डिजीज़ हैं, जैसे नीमैन-पिक डिजीज़, गैंग्लियोसाइट्स, टे-सैक्स डिजीज़, फैबस डिजीज़, सैंडहॉफ डिजीज़, साइलरडोसिस एंड मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। ये शुरू के जो 2 बोले, उसके अलावा 3 to 9 जो हमारे हैं, ये सारे स्टोरेज डिजीज़ हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे इन सारे कंडीशंस में हमारे चेरी रेड स्पॉट दिखते हैं। ठीक है, ये दूसरा फिर से एक एग्जांपल है ये कैटल ट्रैकिंग का। ये हमारा चेरी रेड स्पॉट हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैटल ट्रैकिंग ऑफ वेसल्स हो गए। हाँ, अब आइए ये पिक्चर में क्या है। ये हमारा है यहाँ इस जगह पे, अगर आप गौर से देखें, इसको मैं दूसरे कलर से बना दूँ, इस जगह पे आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारा प्लाक्स दिखते हैं। तो कई बार कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई जो होता है, जिसका नाम हमने आपको बताया था हॉलन-हॉस प्लाक्स,
वो भी दिख जाती है एल्डरली पेशेंट्स में। अब हॉल एंड हॉस प्लाक्स क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल एम्बोला जनरली एथेरोस्क्लेरोसिस, जो बहुत कॉमन कॉज है आपका सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का, उसके वजह से होता है। अब आइए, अब ये सारी चीज़ हो गई, तो मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट में सबसे पहले बात हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करके देखेंगे वो देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है हमारी कैरोटिड आर्टरी डॉप्लर। कैरोटिड आर्टरी देखते हैं क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे मैंने आपको बताया बहुत कॉमन कॉज है, तो कैरोटिड आर्टरी में हम डॉप्लर करके देखते हैं कि कोई थ्रोम्बस वगैरह तो नहीं है। दूसरा है हमारा फ्लोरेसेंट फंडस एंजियोग्राफी। फ्लोरेसेंट फंडस एंजियोग्राफी में क्या होता है? हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं एंटी क्यूबाइटल वेन में, याद रखिएगा एंटी क्यूबाइटल वेन में, एंटी क्यूबाइटल, और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद हमारा वो डाई रेटिना में आ जाती है। उसके बाद हम उसको इमेजिंग के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा है आपका फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी का एक इमेज। अब इसमें एक और फिनोमेना है जो मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम नॉर्मल फिनोमेना देख लेते हैं। तो अब देखिए, चूँकि इन आर्टरीज़ में हमारा, जैसे इन आर्टरीज़ को अगर आप देखें, मैं रेड से बना दूँ, अगर इन आर्टरीज़ को अगर हम देखते हैं तो इन आर्टरी ये सारे ब्लैक हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे डाई ही नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई एम्बोलाई है, बेसिकली सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है, तो इसमें नहीं गई है। बट आप ये पार्ट देख के सोच रहे होंगे यहाँ पे तो डाई है। यहाँ पे डाई इसलिए है क्योंकि ये जो पेशेंट का केस है इसमें है सीलियो रेटिनल आर्टरी। जैसे कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि जनरली ये 20% पॉपुलेशन में देखा जाता है कि जो मैक्यूला का एरिया होता है, जैसे ये जो एरिया है उसमें 20% पॉपुलेशन में सीलियो रेटिनल आर्टरी भी सप्लाई करती है। तो उसी इन केसेस में क्या होता है, आपका CRAO होने के बावजूद आपके मैक्यूलर स्पेयरिंग हो जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ये 20% पेशेंट में देखा जाता है। इन सम केसेस सीलियो रेटिनल आर्टरी स्पेयरिंग, ये यही केस है। तो इन जगहों पे फ्लोरेसेंट फंडस एंजियोग्राफी करके हमने देखा, तो इन जगहों पे हमारे रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ सीलियो रेटिनल आर्टरी यहाँ पे हमारी डाई दिखती है। ट्रीटमेंट, सबसे पहले हम ऑक्यूलर मसाज करते हैं। ऑक्यूलर मसाज क्योंकि इससे डिस्क्लॉज हो जाता है। दूसरा है कार्बोजन इनहेलेशन, ये बेसिकली वैसोडाइलेशन कराता है। इट्स 5% CO2, याद रखिएगा कार्बोजन क्या होता है। इसे डिक्रीज़ इन IOP करते हैं क्योंकि इससे हमारा बेसिकली ये सारे जो तरीके हम अपना रहे हैं क्योंकि इससे हमारा थ्रोम्बस है डिस्लॉज, अगर है तो डिस्लॉज हो जाए। इसमें IOP डिक्रीज़ करने के लिए मैनिटॉल और पैरासिंथेसिस करते हैं। चौथा है इंट्रावीनस वैसोडाइलेटर भी देते हैं वैसोडाइलेशन कराने के लिए। और फाइनली स्ट्रेप्टोकाइनेज या RTTP है, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक एट्रोफी, कंजिक्यूटिव ऑप्टिक एट्रोफी। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो रेटिनल एनॉक्सिक टाइम है वो 90 मिनट्स ही होता है। 90 मिनट्स का मतलब कि पेशेंट अगर आया तो हमको इट्स एन इमरजेंसी, CRAO इज़ एन इमरजेंसी सिनेरियो इन विच वी हैव टू ट्रीट इमीडिएटली बिकॉज रेटिनल एनॉक्सिक टाइम बेसिकली 90 मिनट्स में हमारा रेटिना मर जाता है। ये जो हमारे बुक्स में दिया हुआ है वो 90 मिनट्स का टाइम है। इससे पहले हमको ट्रीट करना है, अदरवाइज़ हम वो ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी और उस आँख की हम विजन खो देंगे। थैंक यू गाइस।